नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज और आज हम इसमें बात करेंगे संभल में हो रही घटनाओं का कनेक्शन पाकिस्तान में सबसे वांटेड अपराधी, सबसे बड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से। कि क्या संभल में हो रही घटनाएं, संभल में जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है, इसका संबंध, इसका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से है। दाऊद इब्राहिम को कौन नहीं जानता, और वांटेड लिस्ट में है, ना केवल भारत की बल्कि कई और देशों की भी। और इस पे राज खोलने के लिए, इस पे विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट सुरेश कोट्टचिल साहब हैं। वो हमें बताएंगे कि इसमें कितना सच है, क्या ये तथ्य मानने वाले हैं, और अगर वाकई में संभल में इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है तो इसमें हमें कितनी चिंता करने की बात है। सुरेश जी। सर, ये बात बहुत सही है कि संभल में जो हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको और एक बार याद होगा कि 2 हफ्ते पहले, तकरीबन 100 साल पहले, जवाहरलाल नेहरू के कमेटी था जो संभल गया था और जो महात्मा गांधी को रिपोर्ट दिया था, उसके वहाँ एक दंगा हुआ था मुहर्रम के टाइम पे। हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली 100 साल पहले। तो जब भी उन्होंने कहा कि संभल में जो रिलीजियस कॉम्बिनेशन है उसमें 80% मुस्लिम्स है, 20% हिंदू रहते हैं वहाँ। और वो जब भी कह रहे थे कि इसके पीछे एक वहाँ एक कट्टर ग्रुप है जो ये ऐसे काम करते हैं। हम 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी नहीं। तो आप सोचिए कितना बड़ा साजिश वो टाइम से चल रहा था, और यही साजिश अभी भी हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे कोई संभल में ऐसी कुछ घटनाएं शुरू नहीं हो सकती। इससे उसके पीछे बहुत बड़ा एक सोच होगा, इसके पीछे प्लानिंग होगी। हमने देखा था कि जो बिजली की चोरी हो रही थी वहाँ, उसके ऊपर भी बहुत सारे एक्शन लिए गए थे। और ऐसे नहीं कि संभल में ऐसे टूट पड़ा कुछ। अब हम बोल सकते हैं कि अब जब आरडीएक्स का एक्सप्लोजन हुआ था मुंबई में, हमने देखा था जब दाऊद इब्राहिम का नाम आया था जब भी। अभी हर टाइम ये नहीं कि दाऊद ही पीछे पड़े, लेकिन दाऊद के जो साथ में जो रहते हैं, सिपाही रहते हैं उनके, उनके जो असिस्टेंट्स रहते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि कोई बोलता है दाऊद है ही नहीं, दाऊद तो गया, मर गया, पता नहीं किधर है। लेकिन हम जो देख रहे हैं सर अभी, तो यही है कि संभल में जो हो रहा है उसके पीछे डेफिनेटली एक साजिश है। वो दाऊद का हाथ है या आईएसआई का हाथ है या और कोई आतंकवादी ग्रुप का हाथ है, इसमें हमको बराबर से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, इसके पीछे डेफिनेटली कुछ है। क्योंकि इसका फंडिंग कौन करता है, इसके जो दंगे कौन करवाता है, ये नहीं कि ये ऐसी, मैं जैसे बता रहा था, ऐसे कुछ टूट पड़ा नहीं, आई मीन इमीडिएटली नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा प्लानिंग था। तो डेफिनेटली संभल में जो हो रहा है और शायद जो होने वाला है, इन दोनों चीज के ऊपर यूपी पुलिस हो या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, एनआईए हो, या हमारे बाकी जो जासूसी यूनिट्स है, उनका सारी तरह से उनकी जो अटेंशन है वो अभी संभल पे होना चाहिए। क्योंकि अगर दाऊद का हाथ है, क्योंकि हमको पता है किसी को पकड़ा गया था और बंदे को पूछा गया था, तो वो निकला कि वो, हम देखे थे कि ये भी अभी ऐसे भी हो सकता है कि बांग्लादेश से भी हो सकता है कि आजकल वहां से भी दंगे आ सकते हैं। वहां से भी दंगे कराने के लिए पाकिस्तान तैयार है। और बांग्लादेशी तो वैसे भारत में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं। सैफ अली खान के घर पे हमने देखा था, जो हमला हुआ था सैफ पे, वो बांग्लादेशी निकला। उसके बाद फर्जी आधार कार्ड निकला। ये फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड सब देके पहुंच जाते हैं भारत देश में। और संभल में जो हुआ था, डेफिनेटली अगर योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट की जगह पे और कोई गवर्नमेंट होता तो उनको दम भी नहीं होता इनके ऊपर इससे एक छोटा सा केस भी रजिस्टर करने के लिए। हम देखे थे कि इससे पहले अखिलेश का था, उससे पहले मुलायम सिंह जी का था, कोई संभल पे हाथ नहीं लगा था। संभल भी नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज है यूपी में जहां बिल्कुल पुलिस को जाने के लिए भी डरते थे, लेकिन वो नहीं है। उस आज स्थिति बदल गई है, पुलिस को पावर दिया जा रहा है। हाँ जी। सुरेश जी, मैं, आपने जो बात कही उसमें से दो बातें निकल के आती हैं। पहली तो आपने एक 100 साल पहले का बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया कि 100 साल पहले भी से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, वहां पर कुछ दाल में काला है। तो हम क्या ये मान के चले कि ये 100 साल पहले की, इसका मतलब हम कम से कम 2 जनरेशन 3 जनरेशन आगे की बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल निकल के आता है, क्या ये जनरेशन बाय जनरेशन ये षड्यंत्र पास ऑन किया जा रहा है, पीछे से भी और फ्रंट में भी? मतलब पीछे से भी जो इसको अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो पीछे से, और आगे जो फ्रंट में है उनकी भी जनरेशन, इसका मतलब कोई दादाजी ने या ग्रैंडफादर ने किया होगा, आज उसका उसका ग्रैंड चाइल्ड होगा, वो भी कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात मैं जो पूछना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि यूपी में या अन्य जगहों में तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर 80% पॉपुलेशन मुस्लिम है,
एक दो जगह तो ऐसी मैं जानता हूं जहां पर 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है और हिंदुओं की या अन्य समुदाय की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वहां पर तो ऐसा नहीं देखा जाता है। उस संबल में ऐसी क्या खास बात है? तो दोनों सवालों का सुरेश जी मैं समझता हूं आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सी ये बात है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ और हमें पता है कि जो ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद आपको मालूम है, सुल्तान एमआईएम के जो एआईएमआईएम के जो गढ़ है वो ओवैसी साहब का, वहाँ भी यही परिस्थिति है। लेकिन दंगे होते थे इससे पहले भी, आज भी होते थे, कभी कभी होता है, लेकिन पहले जैसा नहीं होता, क्योंकि एक तो पुलिस का जो इंटेलिजेंस सेटअप है वो बहुत मजबूत हो गया है। उनको पता है कि अगर जुम्मे के दिन पथराव होगा तो वो तैयार रहते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स और बाकी इसको लेके। दूसरा है इंटेलिजेंस जो होता है, जासूसी जो हम कहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, और ये हम पंजाब में पहले देखे थे, जो खालिस्तान के टाइम पे, भिंडरनवाले के टाइम पे देखा था। उसके बाद हमने देखा था कश्मीर में, देखा था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्राउंड पे कैसा काम करता है। फिर नक्सलवादियों के खिलाफ हमने देखा था ये इंटेलिजेंस कैसा काम करता है, ये कैसे चला सकते हैं। तो तीनों चीज अगर संभल के लेगा, हाँ, जनरेशन बाय जनरेशन यस पास ऑन होता है, क्योंकि जब मानते हैं कि कोई काफिर है तो काफिर है ही, तो उसको उसको लेना पड़ता है, उसका उसका क्लास लेना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। कल हम सुप्रीम कोर्ट पे केस देखे थे, हलाल का केस देखा था कि भाई हलाल तो खाने की चीज पे मतलब कर सकते हैं, लेकिन हलाल तो आजकल बनियान के ऊपर और अंडरवेयर के ऊपर भी हलाल का साइन आ गया है। ये कैसे हो सकता है? तो जनरेशन पे जनरेशन जो हेट बना रहता है एक कम्युनिटी के खिलाफ। और जैसे नेहरू जी ने 100 साल पहले कहा था, वही बात तो आज भी उठ के आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। जब बताया गया है कि मुहर्रम के टाइम पे, मुहर्रम का जुलूस जब निकलती है उसके पास में आप मंदिर में भजन नहीं करना चाहिए। अरे भाई, ये तो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग रिलीजन तो हमारा फंडामेंटल राइट है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं आप भजन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मुहर्रम चल रहा है। तो कल के दिन अगर हम भी ऐसे कंडीशन लगाए कि सुबह आप 5 बार दिन में माइक में कुछ अनाउंसमेंट मत कीजिए, आप अजान मत कीजिए, तो आपको कैसे लगेगा? तो डेफिनेटली जो संभल में हुआ है, उसके पीछे अगर आप एनालाइज करेंगे, ये पहले संभल भी, आपको पता है नूह में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा। जी नूह में भी यही इसी तरह के दंगे हुए थे, और वहां भी एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी था। ये नहीं कि हर माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, क्योंकि अगर पुलिस का जो पुलिस का जो उनका जो निगरानी है, अगर वो सही नहीं है, तो दंगे हो सकते हैं। उसको कहते हैं ना, प्री मेडिटेटेड करना, इसको पहले प्लान करके करना। ये नहीं कि कोई स्पॉन्टेनियस हो गया, एक साइकिल वाला एक मोटरसाइकिल वाले के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, हमारे ओल्ड सिटी में चलता रहता है, और वहां से दंगे शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें तो पूरी तरह का प्लानिंग हुआ था। और जो नेहरू जी ने 100 साल पहले एक रिपोर्ट में, 14 पेज का रिपोर्ट में, जो उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को दिया था, उसी में यही बात लिखा गया था। और उसमें और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, उसमें यह भी लिखा, नेहरू जी खुद लिखे हैं कि जहां एक मस्जिद खड़ा है, वहां एक मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। अब ये रिपोर्ट तो बाहर आया था, सबको मिल गया था, सब कॉपी भी मिल गया था। जी तो हम पूछते हैं कि अभी कांग्रेस वालों से कि भाई आप ही बोलो, जब आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने बोला है कि वहाँ एक मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, तो फिर आपका क्या प्रॉब्लम है अभी? वही मंदिर दे दीजिए जी ना। तो ये तो सी, ये प्रॉब्लम क्या है, हिस्टोरिकल राइट को करेक्ट करना है। अगर आप ज्ञानवापी नहीं मानते, अगर आप बोलते हैं कि मैं कहीं भी कोई भी चीज हो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, राम जन्मभूमि दे दिया, खत्म हो गया, अब तुम चुपचाप बैठो रहो, मथुरा के पास बताओ, काशी के पीछे मत आओ। संभल में जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो एक यंग जनरेशन से लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपके खिलाफ काफिर आ रहे हैं, आपके खिलाफ आरएसएस वाले आ रहे हैं, आपके ये वोट खींचने के लिए करते हैं, और कुछ चीज नहीं है इसमें, सिर्फ वोट के लिए होता है। और आपको पता है पर ये हर जगह होता है भारत देश में। मैं सुरेश जी आपकी बात से पूरा पूरा तारुफ रखता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर मेरा इसमें आखिरी सवाल ये है कि हम जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं जो कि उस आइडियोलॉजी को लेके चल रही है, जनरेशन बाय जनरेशन इनहेरिट हो जाता है, आपने भी उस बात को कंफर्म किया, मुझे तो उसका डाउट था ही पर आपने उस पे मोहर लगा दी। तो मुझे लगता है कि देश, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतने यंग लोग नए नए बिजनेसेस कर रहे हैं। तो ऐसी कम्युनिटी से जो इस तरीके की मानसिकता से जो लोग आते हैं, जो ऐसे माइंड सेट से लोग आते हैं, क्या उनको उनको मेन स्ट्रीम में तरक्की करने का शौक नहीं है, वो जुड़ना नहीं चाहते, वो इसी जिहादी मानसिकता से आते हैं और उसी सोच से आते हैं, उसी में सारी उम्र अपनी बिता देते हैं। उनके आसपास भी तो जो एनवायरनमेंट है सुरेश जी, वो ये चाहता होगा कि हम भी तरक्की करें, हम भी 4 पैसे कमाएं, अपनी अपनी समाज में इज्जत बनाएं और हम भी निकाह करें और बच्चे हमारे हों, बच्चे पढ़ने जाएं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। तो ये क्या चीज है जो उनको उसी में ही घेरे रखती है
जनरेशन बाय जनरेशन, और दूसरों को आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख के बड़ा कुछ आपको ज्ञान हो जाता है, आपको पता लग जाता है लोग दुनिया कहां पहुंच गई। तो ये कैसे उसी घेरे में फंसे रहते हैं ताउम्र, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये निकलने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? कोशिश तो करते हैं, 100 लोग में शायद 5 लोग निकल जाते हैं। आपको पता है ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर थे, अयमन अल जवारी भी डॉक्टर थे। ये नहीं कि पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखने से आदमी का माइंडसेट चेंज नहीं होता। जैसे कहते हैं यू कैन अक्वायर नॉलेज बट यू कैन नॉट अक्वायर कॉमन सेंस। वो बात हो जाती है। हम हैदराबाद में कभी भी कहते हैं कि ओवैसी को इसलिए डर रहता है कि लोग ना पढ़े ओल्ड सिटी में, क्योंकि वो जब पढ़ जाता है, पढ़ के लिख के कुछ इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है, वो हाईटेक सिटी की तरफ चला जाता है, ओल्ड सिटी में नहीं रहता, बिल्कुल ठीक बात। उसके वोट कट जाते। तो उनको उनका स्ट्रैटेजी यही है कि लोगों को कितने दबा के रखे, उनको पढ़ाई ना दे, उनको मैकेनिक बन के रखे, उनको स्कूटर मैकेनिक बने, उन्हें कार का मैकेनिक बन के रखे। ये नहीं कि वो प्रोफेशन अच्छा नहीं, भाई वो नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा प्रोफेशन है वो भी। लेकिन अगर आप वो बच्चे को पढ़ने का मौका ना दे, अब ओवैसी साहब कहेंगे हम तो मेडिकल कॉलेज बनाए, हम इतने इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, हम इतने कॉलेज चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये लड़के, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो, कि ये पढ़े लिखे ऊपर क्यों नहीं आती, इनको इनका जो माइंडसेट क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि जब आपका रिलीजन कहता है कि आपके लिए तो हूर बैठे हैं ऊपर, आपके लिए तैयार है, आप हम्म। सुइसाइड बॉम्बर बन के जाइए। तो आप देख रहे हैं कि गाजा में जब हमने देखा था, अब लेटेस्ट रिपोर्ट आ रहा है कि जितने लोगों को इसराइल ने मारा है हमास के, उतने लोग और रिक्रूट कर लिया उन्होंने। तो ये रिक्रूटमेंट जो होता है, और ये मैं कश्मीर में देख के आते थे कि जो जो एक स्कूल टीचर के जो फेमस कहते हैं कि बरकादत का स्टेटमेंट के, वो तो स्कूल प्रिंसिपल का बेटा था। तो पढ़ा लिखना, पढ़े या लिखने से आदमी का मेंटालिटी चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपका रिलीजन खतरे में है। देखिए आरएसएस वाले आ रहे हैं, देखिए बीजेपी वाले आ रहे हैं, देखिए मोदी जी आ रहे हैं, आपको तो पूरा जेल में लग के बंद कर देंगे। वो आदमी को कॉन्स्टेंटली मेंटली ब्रेन वॉश किया जाता है। उसके बाद उसके हाथ में एक ईंट दिया जाता है और उसको बोला फेंको, वो फेंकता है। हमने देखा था कश्मीर में डिमोनेटाइजेशन के बाद कोई पथराव नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके हाथ में पैसे दिए जाते थे, 500 के नोट, जो फेक नोट था, और बोले पत्थर फेंको। वो बिजनेस बंद हो गया, उससे पैसा बंद हो गया, पथराव भी बंद हो गया। तो पढ़े लिखे लोग, हाँ डेफिनेटली है, लेकिन हमने देखा है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि जो पढ़े लिखा आदमी है वो कल एक आतंकवादी नहीं बन सकता है। चांसेस है नहीं बहुत बन सकता, लेकिन ये भी नहीं कि बन नहीं सकता, ये भी देखा है। और हमें उससे पहले आपको एग्जांपल दिया था अयमन अल जवारी और ओसामा बिन लादेन का। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स आपके जी जी सामने आएंगे। जी 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 जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी आपने बात बोली कि एजुकेशन कैन ब्रिंग यू नॉलेज बट एजुकेशन मे नॉट बी एबल टू ब्रिंग यू कॉमन सेंस। आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पर आप साथ में समझदार हैं या नहीं हैं, ये एक अलग बात है। मैं भी इसी इसी में बिलीव करता हूं कि इंटेलिजेंस और समझदारी दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार कम पढ़े लिखे में भी समझदारी होती है, और कई बार बहुत पढ़े लिखे में भी समझदारी नहीं होती है। तो एजुकेशन ये जरूरी नहीं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आर्टिकुलेट किया सुरेश जी इस सारी बात को, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसका संज्ञान लेगी। अगर ऐसा कोई कनेक्शन है संबल में किसी भी भारत के क्षेत्र में, तो उस पर नकेल कसी जानी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी, सुरेश जी आप इस बात से सहमत होंगे, उतना ही हाँ अच्छा जी। है। क्योंकि जितना टाइम बीतता जाता है, इस बुराई की जड़ और गहरी होती जाती है, और उसको उखाड़ कर फेंकना, उसको रोकना, उसको फैलने से रोकना और मुश्किल होता जाता है। तो मैं समझता हूं कि अब जब ये बात सामने आई है, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेके बहुत सीरियस हो जाएगी और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन लेगी। सुरेश जी, आपका आज इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और दर्शकों को हमारा धन्यवाद करने के लिए, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए सुरेश जी जैसे और भी वरिष्ठ जर्नलिस्ट, नॉलेजेबल जर्नलिस्ट और इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट और समझदार जर्नलिस्ट आते रहेंगे, जो कि आपको खबरों के पीछे की सच्चाई, इस न्यूज के पीछे की असल वजह, असल सच्चाई यहां पर खोल के बताते रहेंगे, जो शायद आपको और कहीं सुनने को ना मिले। देखते रहिए एबीसी न्यूज। मेरी तरफ से और सुरेश जी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।